आपके पास टाइप 0, बल्कि बताता ही चलता हूँ। दिस इज कॉल्ड अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप 1, which is called context sensitive ग्रामर, या लेंथ इंक्रीजिंग भी कहते हैं, और लेंथ इंक्रीजिंग। टाइप 2 कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और टाइप 3 जो है दिस इज कॉल्ड रेगुलर ग्रामर। ये आपकी 3 कैटेगरीज थी, 4 कैटेगरीज। इसमें जो क्लासिफिकेशन बताया था हमने आपको, तो एन जो है यानी आप जो ग्रामर रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रामर रिप्रेजेंटेड बाय 4 टपल एन टी पी एस, where n is set of non-terminals. T is set of terminals. ठीक है, यहाँ पे नॉन नहीं है, सिर्फ टर्मिनल है, लिखी दूँ। Set of terminals as start symbol and P is set of production rules. ये आपके पास P जो है प्रोडक्शन रूल्स का सेट। On the basis of the production rules, these classification has been done. हम यहाँ पर जैसे आप कह सकते हैं कि जो भी टर्मिनल्स या नॉन टर्मिनल्स आ रहे हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सेट V इसमें अज्यूम करते हैं, V is एन यूनियन T, एन यूनियन T को V से रिप्रेजेंट करेंगे। एन यूनियन T का मतलब क्या हो गया, उसमें हमारे पास टर्मिनल्स एज वेल एज नॉन टर्मिनल्स दोनों इंक्लूड हो गए। सो V कंटेन्स टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्रामर स्पेसिफिकेशन। ये हमारे लिखने में समझने में थोड़ा आसान रहेगा, इसलिए V को यहाँ पर हमने डिफाइन कर लिया है। V is so V is set of terminals and नॉन टर्मिनल्स। ठीक है, इस पर इन्होंने ग्रामर्स को डिफाइन किया। करें कि जो ग्रामर्स हैं इनमें प्रोडक्शन रूल्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो इनमें प्रोडक्शन रूल्स जो हैं टाइप 0 इस टाइप के हैं, U derives V।
where u belongs to, कल देखा मैंने एन यूनियन टी स्टार करके लिखा था, मैं आज इससे लिख दे रहा हूँ वी स्टार। वी स्टार का मतलब दिस इज स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स और बोथ, ठीक है, बट इट्स लेंथ में बी जीरो टू एनी लेंथ। स्टार आपका जो है वो जो ऑपरेशन है क्लीन क्लोजर ऑपरेशन है, इसमें जीरो लेंथ की स्ट्रिंग भी आपकी यानी कि यहाँ पे एप्सिलॉन भी हो सकता है और एक टर्मिनल भी हो सकता है, एक से ज्यादा टर्मिनल्स या नॉन टर्मिनल्स कुछ भी हो सकता है। एंड V star. Just try to understand this that n is must, ठीक है, ये जो आपका n आप देख रहे हैं n यहाँ पर must है सिंबल, V स्टार उसके लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ कहीं भी हो सकता है, स्टार लगा हुआ है, इट मींस एनी नंबर ऑफ occurrences may be there। तो हो सकता है कि लेफ्ट में कुछ ना हो या राइट में कुछ ना हो, या लेफ्ट में एक टर्मिनल हो राइट में नॉन टर्मिनल हो, या लेफ्ट में नॉन टर्मिनल हो राइट में टर्मिनल हो, तो कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर जो है बन जाएगी यूजिंग दिस रेस्ट्रिक्शन कि आपका यू जो है इस तरह से बना हुआ है। और जो वी है स्मॉल वी, इट इज कंपोज्ड ऑफ एनी स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल और नॉन टर्मिनल ऑफ एनी लेंथ, यहाँ पर कोई आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड दिस ग्रामर इज कॉल्ड टाइप जीरो ग्रामर, ठीक है, बिकॉज देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पर आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस जो है वो नहीं है। Then we define type 1 grammar. Same this rule can be used. U derives V and V और U की definitions भी same है। With one restriction that length of U is less than equals to length of V। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की लेंथ आपकी जो है वो राइट हैंड से कम है या राइट हैंड की लेंथ जो है वो लेफ्ट हैंड से ज्यादा है, तो जब भी आप इसको रिप्लेस करेंगे यू को वी से रिप्लेस करेंगे देन योर लेंथ विल इंक्रीज। सो दिस लैंग्वेज this which is called length increasing grammar। ये आपकी लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर कहलाती है। टाइप 1 grammar is also known as context sensitive grammar when rules of the form। एक्चुअली यू और वी जो है वो एकदम जेनरिक टर्म है, अगर हम इसको बजाय इतने जेनरिक लिखने के इफ वी राइट इन दिस फॉर्म अल्फा ए बीटा derives to
alpha, gamma, beta, where alpha and beta belongs to V star. तो आप अगर देखें V स्टार है, इट मीन्स V स्टार A, V स्टार A नॉन टर्मिनल, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू द एक्सप्रेशन U। ठीक है, जैसे आपके ऊपर एक्सप्रेशन U लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ U ड्राइव्स V, तो ये दोनों एक तरह सिमिलर हो गए क्योंकि अल्फा और बीटा जो है V स्टार है और A आ ही गया, तो दिस इज V स्टार A V स्टार। ठीक है, बट इट इज रिटन लाइक दिस, यहाँ पर अल्फा A बीटा है और डेराइव होने के बाद क्या हो गया, अल्फा गामा बीटा। ठीक है, तो दीज लेफ्ट एंड राइट, दीज आर कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट एंड राइट कॉन्टेक्स्ट, सो दे रिमेन एट द प्लेस। जो कॉन्टेक्स्ट हैं वो वहीं रहेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट ए विल चेंज टू वो, इन द अल्फा एंड बीटा इट विल कन्वर्ट, ये आपका जो प्रोडक्शन है सी फॉर्म, लेकिन यहाँ पर जो है वो ये चीज यहाँ पे स्पेसिफाई गई कि आपके कॉन्टेक्स्ट जो है वो सेम रहेंगे एंड विल ड्राइव ए टू गामा। ए से आपने गामा को जो है वो ड्राइव कर लिया है एंड गामा gamma belongs to V plus. Just observe that gamma is V plus. ठीक है, earlier it was written V contains V star. ठीक है, तो V star में कोई भी any string of terminals and non terminals alpha beta आप लगा देते हैं तब भी it will remain a string of terminals and non terminals. V star is 0 भी हो सकता है, epsilon भी हो सकता है। ठीक है, अगर epsilon रहता है still gamma will produce some string of length 1 or more because this is being represented as V plus. So this is a single letter, single non-terminal, and it will convert to gamma, which will be a string of terminals and non-terminals of length at least 1. ठीक है, यहाँ पर exactly 1 length है और यहाँ पर at least 1 है। So in most of the cases the length will increase. So we can say that this context-free grammar is equivalent to length increasing. ठीक है, तो आपको यहाँ मैंने बता दिया कि ये in the presence of context alpha and beta A will transform to gamma again in the presence of alpha and beta. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको context-free context sensitive grammar कह रहे हैं, but this grammar is equivalent to length increasing grammar जो हमारी type 1 grammar थी उसी का एक टाइप है। सो दिस इज कॉल्ड टाइप 1 ग्रामर। देन कम्स टाइप 2 ग्रामर। टाइप 2 में आपके पास रिस्ट्रिक्शंस जो है वो और बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्शन जो है वो इस फॉर्म में है, ए ड्राइव्स अल्फा। ठीक है, वेयर A belongs to n, यहाँ भी नहीं लिखा, यहाँ भी लिख लिए A belongs to n and alpha belongs to V star। ठीक है, तो ये आपकी कहलाती है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। बिकॉज जो आप देखें ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन थी कि आपके पास दो कॉन्टेक्स्ट हैं, लेफ्ट और राइट कॉन्टेक्स्ट, वो कॉन्टेक्स्ट आपके यहाँ पर खत्म हो गए। देयर इज नो कॉन्टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, कोई कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट नहीं है।
grammar is called context free grammar। ये आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहलाती है। जो आप इंग्लिश देख रहे हैं या मोस्ट ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस, दे मे बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स। ठीक है, तो वहां पर कोई कॉन्टेक्स्ट जो है वो इतने मीनिंगफुल नहीं होते, तो उन सब लैंग्वेजेस को आप इससे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Yes. Can be using कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को यहाँ पर शॉर्ट में लिखते हूँ CFG, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। जो जनरली जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, जो इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस हैं, उनमें कॉन्टेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि आपका कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, मोस्टली इन सभी लैंग्वेजेस में, तो इनको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंग्लिश में भी आप देखें कोई कॉन्टेक्स्ट जो है वो नहीं इतना इम्पोर्टेंट होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, कहीं कहीं आएगा, लेकिन ज्यादातर सेंटेंस आपके जो है वो कॉन्टेक्स्ट इनसेंसिटिव होते हैं। आपके पास कॉन्टेक्स्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता है कि आप पढ़ रहे हैं या मैं पढ़ रहा हूँ। सो इन बोथ द केसेस द कॉन्टेक्स्ट विल रिमेन सेम। ठीक है, तो यही कही क्या उसमें कोई कॉन्टेक्स्ट आपका वहां पर नहीं रहता है। जबकि आप अगर हिंदी में बोलेंगे तो मैं पढ़ रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपकी जो ग्रामर है उसके हिसाब से सेंटेंस में वर्ब में या उसमें नाउन में कुछ ना कुछ आपके पास चेंजेस हो जाएंगे। सो इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं उनमें कॉन्टेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, सो दे मे नॉट बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, बट मोस्टली यूरोपियन लैंग्वेजेस उनको आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। But most of the Indian languages may not be represented by CFG। ठीक है, इनको आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस आपने देखे हैं, वेरियस arithmetic expressions can be presented by context free grammar। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकें। और इसमें अगर आप देखें तो ये आप लैंग्वेज यूज कर सकते हैं जिसमें एक्सप्रेशन आपके पास इस तरह के होंगे, ई डेराइव्स ई प्लस ई
ये हो गया, ये E derives E star E, या E derives parenthesis or E derives ID. And these are the expressions involving plus and star only. यहाँ पर आप देखें तो इनमें प्लस और स्टार जो है वो सिर्फ इनमें अवेलेबल है और इसके अलावा कुछ नहीं. So E can drive E plus E, or E can drive E star E, or E can drive parenthesis E, or E can drive ID. ठीक है, आप इस तरह के एक्सप्रेशन को इससे डिराइव कर सकते हैं. इसका एग्जांपल देखिए, मतलब कोई एक्सप्रेशन है आपके पास जो आप स्टडी करेंगे, हम इसमें वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और रेगुलर ग्रामर उन्हीं को कंसीडर करेंगे. टाइप 0 और टाइप 1 जो है वो हमारी हायर कैटेगरी की लैंग्वेजेस हैं, उनको हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे. ठीक है, इसलिए इसी का एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको. फॉर एग्जांपल कंसीडर द एक्सप्रेशन, कंसीडर ID plus ID into ID. To consider this expression ID plus ID star ID. ठीक है, इसको अगर हम ड्राइव करें फ्रॉम स्टार्टिंग सिंबल, यहाँ पे डेफिनेटली स्टार्ट सिंबल जो है वो आपके पास E है, तो आप इस एक्सप्रेशन को इस तरह से ड्राइव कर सकते हैं. E derives E star E left parenthesis E and right parenthesis, and this derives E E plus E, and then it derives ID, it derives ID, and it derives ID. If you read expression from left to right, then we'll get the sentence parenthesis ID plus ID parenthesis star and ID. ठीक है, तो आप अगर इस ट्री को ट्रेवर्स करें लेफ्ट टू राइट तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा. इफ यू कैन रीच टू द एक्सप्रेशन
स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल, आपने यहाँ स्टार्ट सिंबल ई से स्टार्ट किया and you reach to the expression id plus id star id. So it means this expression is derivable from the grammar. ठीक है, ये आपका ग्रामर में वैलिड स्टेटमेंट हो गया। ये चीज हम जो है कंपाइलर में चेक करेंगे। दिस इज सम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, आपने देखा हो कि आप कंपाइलर में जो प्रोग्राम बनाते हैं उसमें इसी तरह के आपके पास स्टेटमेंट रहेंगे। So when we are compiling the program, we need to check whether the statement is correct or not according to the grammar. So this is how we check the grammar. ठीक है, ये आपके पास एक सेंटेंस जो है वो ग्रामर का अवेलेबल है एंड यू वांट टू चेक अगेंस्ट, आप जो है इसको चेक करना चाह रहे हैं कि ये आपका ग्रामर के हिसाब से सेंटेंस सही है या नहीं सही है। सो यू कैन चेक यूजिंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, तो आप उसके लिए ग्रामर डिफाइन करते हैं अलग अलग लैंग्वेज में, जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो उसके हिसाब से आप ग्रामर डिफाइन करते हैं एंड देन यू कैन चेक वेदर द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, उसको आप जो है करेक्ट और इनकरेक्ट यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इज इट क्लियर? नाउ कम टू टाइप 3 ग्रामर। It has productions of the form A derives A, B, it derives B, here आपके पास कुछ ग्रामर है इस फॉर्म में हो सकती है, जहां पर आपके पास लेफ्ट साइड में जो स्टेटमेंट हो सकते हैं इस तरह के हो सकते हैं। ए ड्राइव्स यानी आपके पास एट द मोस्ट एक नॉन टर्मिनल रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में एक नॉन टर्मिनल, एक नॉन टर्मिनल, एक नॉन टर्मिनल। ठीक है, राइट हैंड साइड में आपके पास टर्मिनल फॉलोड बाय ए नॉन टर्मिनल हो सकता है या सिर्फ टर्मिनल हो सकता है। ठीक है, नॉन टर्मिनल के बाद आपके पास टर्मिनल कभी नहीं आएगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड टाइप 1 ग्रामर, सॉरी टाइप 3 ग्रामर। ये आपकी टाइप 3 ग्रामर हो गई। यहाँ पर अगर आप देखें तो ए एंड बी बिलोंग्स टू एन। ठीक है, ये अपने आप में सिंगल सिंबल्स होंगे, नॉन टर्मिनल्स। ए बिलोंग्स टू terminal and B belongs to T or T यूनियन। अगर एप्सिलॉन को भी इंक्लूड करना है तो इस तरह से एप्सिलॉन को भी, यानी कि B से आप जो है एप्सिलॉन भी डिराइव कर सकते हैं या B जो है वो आपका एप्सिलॉन भी हो सकता है। सो दिस इज अ रेगुलर ग्रामर। ये रेगुलर ग्रामर आपकी जो है वो टाइप 3 ग्रामर कहलाएंगी। ठीक है, रेगुलर ग्रामर्स कैन बी एक्सेप्टेड बाय यूजिंग फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन, लाइक DFA, NFA। इनसे आप एक्सेप्ट करवा सकते हैं और दे मे बी जनरेटेड यूजिंग टाइप 3 ग्रामर। ठीक है, टाइप 3 ग्रामर से आप इसको जनरेट कर सकते हैं।
इनके कुछ एग्जांपल्स। 1960s में लैंग्वेज या 70s में यूज हुई है। फोर्ट्रॉन है, अल्गोल है। अल्गोल जो है वो दैट इज अ ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग टाइप 2 ग्रामर। ठीक है, पूरी लैंग्वेज है उसको भी टाइप 2 ग्रामर से रिप्रेजेंट किया गया है। ये देखिए आप, कंसीडर द ग्रामर इक्वल्स टू एक आपके पास नॉन टर्मिनल, दो नॉन टर्मिनल्स हैं, सॉरी दो टर्मिनल्स हैं। P equals to production rules S drives A S B। ये आपके पास प्रोडक्शन रूल्स है। ठीक है, पहला ये, दूसरा S drives A B। तो बताइए इसमें LG में क्या आएगा? व्हाट इज द लैंग्वेज डिफाइंड बाय दिस ग्रामर। ये आपके पास ग्रामर है, इससे आपको लैंग्वेज आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी लैंग्वेज इस ग्रामर से जो है वो आपकी एक्सेप्ट हो रही है। तो इसमें सबसे पहले आप वो देखिए स्ट्रिंग जो सिर्फ नॉन टर्मिनल, जो सिर्फ टर्मिनल की स्ट्रिंग है। तो अगर आप इसको देखें, एस ड्राइव्स ए बी, बल्कि यहाँ पे हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे, एस ड्राइव्स ए बी। तो आपका क्या ड्राइव हुआ? ए बी ड्राइव हो गया। और आपके पास क्या ड्राइव हो सकता है? एक तो आप डायरेक्टली इसको ड्राइव कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, एस ड्राइव्स ए एस बी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इस एस को जो है वो सेकंड प्रोडक्शन से रिप्लेस कर दें, ए बी और बी, तो ये क्या हो गया? दिस इज इक्विवेलेंट टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आप ये ड्राइव कर सकते हैं। और स्ट्रिंग देखिए क्या आप ड्राइव कर सकते हैं, इफ यू टेक एस ड्राइव्स ए एस बी, सेकंड में अगर आप दोबारा से ए एस बी कर देते हैं, देन इट विल बिकम ए एस बी बी। इस एस को आपने इस प्रोडक्शन से रिप्लेस किया है, ए एस बी और ए बी जो पहले से लगे हुए वो आपके यहाँ पर प्रेजेंट है। सो दिस विल, और उसके बाद वाले स्टेप में आप अगर इससे एस ए इस एस को जो है वो ए बी से रिप्लेस कर दे रहे हैं, ए बी, और ये आपके पास बी और ये बी। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू ए की पावर 3 बी की पावर 3। तो आप कितने बार भी कोई सा भी रूल यूज करके जो स्ट्रिंग यहाँ पर आप डिफाइन कर पा रहे हैं, या जो इसमें स्ट्रिंग आप जिन पर पहुंच सकते हैं स्टार्ट सिंबल से, वो स्ट्रिंग आपके पास हो रही है या तो ए बी है, यानी ए की पावर 0 बी की पावर ए की पावर 1 बी की पावर 1, या ए की पावर 2 बी की पावर 2, या ए की पावर 3 बी की पावर 3। सो यू कैन से दिस लैंग्वेज या दिस ग्रामर एल जी। ठीक है, ये आपके पास जो एल जी आ रहा है, you can say language equals to a to the power n and b to the power n। ये आपकी लैंग्वेज जो है यहाँ से ड्राइव हो रही है। एंड यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस इज नॉट अ टाइप 3 ग्रामर। टाइप 3 और टाइप 2 में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? यहाँ पर अगर आप देखें तो
एस ड्राइव्स ए एस अगर होता तो ये टाइप 3 हो जाती, एस के बाद अगेन एक आपके पास बी आ गया है, सो इट मीन्स दिस इज नॉट अ टाइप 3 ग्रामर। टाइप 3 ग्रामर में आपके पास क्या आ सकता है, आपके पास एक्सप्रेशन जो है वो प्रोडक्शन जो है इस फॉर्म में हो सकते हैं, नॉन टर्मिनल फॉलोड बाय टर्मिनल या टर्मिनल फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल। इनके स्ट्रिंग में ऐसा नहीं होगा कि दोनों तरफ आपके पास नॉन टर्मिनल आ जाए, या तो टर्मिनल आपके पास आगे हो सकता है या टर्मिनल जो है वो पीछे हो सकता है। यहाँ पर टर्मिनल पहले लिखा हुआ है ए बी, या आपके पास हो सकता है बी ए हो सकता है एट द मोस्ट, ठीक है, बट ओनली टर्मिनल एंड अ नॉन टर्मिनल, ठीक है। तो दिस इज द लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रामर। ये आपने ग्रामर लिए और उससे ये लैंग्वेज आपकी रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। कंसीडर अनदर एग्जांपल। और एग्जांपल आप देखें, एग्जांपल 2 equals to s equals to a b c, एंड प्रोडक्शन रूल्स जो हैं वो आपके s drives a s a s drives b s b, थर्ड है आपका, ये पहला था, ये दूसरा है, ये तीसरा है, s drives c। इसमें बताइए कि आपके पास क्या जो है वो लैंग्वेज जनरेट होके आ सकती है। व्हाट इज द लैंग्वेज? तो आप यहाँ पर स्टार्ट किससे करेंगे, एस derives सी, ठीक है, क्योंकि सी अकेला नॉन टर्मिनल है तो ये स्ट्रिंग आप डायरेक्टली ड्राइव कर सकते हैं। तो आपकी लैंग्वेज में सी जो है वो आ जाएगा, और एस ड्राइव्स ए एस ए, उसके बाद अगर आप सी ड्राइव कर देते हैं इससे अगले स्टेप में ए सी ए, तो आपके पास ये स्ट्रिंग आ गई ए सी है। एक स्ट्रिंग आपके पास ये है, दूसरी स्ट्रिंग इस फॉर्म में आ सकती है। ये अगर आप इसको और एक्सपेंड करें ए एस ए, अगेन आप बीच वाले एस को ए एस ऐसे अगर कर देते हैं देन इट विल बिकम ए एस ए ए। उसके बाद आपको एक्चुअली टर्मिनल पे ही खत्म कर सकते हैं, तो आपको टर्मिनल वाला प्रोडक्शन चाहिए। सो हियर यू विल गेट ए ए सी ए ए, ठीक है। सो यू आर गेटिंग दिस। इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रिंग्स जो आ रही हैं ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स हैं। जो स्ट्रिंग सी आपका मिडिल हो गया, ठीक है, इसके लेफ्ट में भी नल है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, और राइट में भी एम्प्टी स्ट्रिंग है। सो दिस इज अ पैलिंड्रोम। यहाँ पर आपके पास सी के लेफ्ट में भी ए है, राइट में भी ए है, सो दिस इज अगेन अ पैलिंड्रोम। यहाँ पर आप देखें तो एस से ड्राइव करके आप यहाँ पहुंचे तो सी के लेफ्ट में दो ए है, ठीक है, और राइट में दो ए है। तो आप चाहे यहाँ से पढ़ें चाहे यहाँ से पढ़ें, यू आर गेटिंग दी सेम स्ट्रिंग। इसी तरह आप बी वाली स्ट्रिंग को भी कंसीडर करें तब भी आपको फॉर्मेट यही रहेगा, बी एस बी से आप ड्राइव कर सकते हैं बी सी बी, या आप अगर इसे और फर्दर लें बी एस बी बी, फिर अगेन बी एस बी, ये पुराना वाला बी से आप ड्राइव करेंगे देन यू विल गेट बी बी सी
बी बी। तो आप जो है ये स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो ये भी आपकी अगेन पैलिंड्रोम। यहाँ पे आप अगर कह रहे हैं कि आपके पास डब्ल्यू है, और देखिए अगर आप दोनों को मिक्स कर दें तब क्या होगा, ए ड्राइव्स ए एस ए, देन ए एस बी ए, this will become A, B, C, B, A। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ अगर आपके पास A भी आया है तो यहाँ पर B आया है, रिवर्स स्ट्रिंग आई। यहाँ तो मालूम नहीं पड़ रहा कि रिवर्स है, क्योंकि बी को आप रिवर्स भी कर सकते हो और सेम भी कर सकते हैं। ए के साथ भी ऐसी केस होगा, लेकिन आपके पास अगर दोनों सिंबल्स डिफरेंट है तो आप इनमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में ए बी है तो राइट हैंड साइड में बी आया है। तो इस तरह आप अगर इसको ब्रॉडली और कई स्ट्रिंग कई एग्जांपल से देखेंगे। सो योर लैंग्वेज एलजी इज WCWR, यानी आपके पास एक स्ट्रिंग सी के लेफ्ट में है और उसकी रिवर्स स्ट्रिंग सी के राइट में है। सो दिस इज द लैंग्वेज दैट इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय द ग्रामर। तो आपकी जो ये ग्रामर एग्जांपल 2 में दी हुई है, इस ग्रामर से आप ये लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्ट कर